हेलो क्लास 10th। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये 10th बोर्ड में आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे, चीज़ों को सीक्वेंस तरीके से लिखते जाएं और वीडियो को एंजॉय करें, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो शुरू करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सॉरी, सीक्वेंस ऑफ ए नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज द सेम। समझते हैं ऐसे यहां पर कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है इसको समझिए। जैसे हम यहां पे लिख दिए 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है। क्यों ये सीक्वेंस क्यों है सर? क्योंकि आप इसको देख के इसके आगे वाला टर्म बता सकते हो कि यहाँ 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो इसके आगे आप बता सकते हो क्या है? 12। ठीक है, जैसे हम लिख दिए 10 100 1000 10,000, ये भी एक सीक्वेंस है। आप इसको बता सकते हो कि यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, तो आगे क्या आएगा? 1 लाख आएगा। आ रही बात समझ में? जैसे हम लिख दें यहाँ पर 1 4 9 16 25, तो इसके आगे वाला टर्म आप बता सकते हो क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे किसका आएगा? 6 का स्क्वायर आएगा। इसके साथ आगे किसका स्क्वायर आएगा? तो 7 का स्क्वायर आएगा। तो ये सब क्या है? एक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक कंडीशन लगा देता है, और वो कंडीशन क्या लगाता है कि उसके बीच का डिफरेंस, ईच टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। जैसे यहां लिख दिए 10 15 20 25, ये एक सीक्वेंस जरूर है, लेकिन चूंकि इसके बीच का डिफरेंस सब सेम है। यहां पे 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, तो सबके बीच का डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसको हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये। आ रही बात समझ में? जैसे हम यहां लिख दिए 5 8 11 14, ये सीरीज है। हाँ बिल्कुल सीरीज है। क्या ये एपी है? तो हाँ, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है, सबके बीच में 3 3 का डिफरेंस है, तो फिर ये क्या है? एपी है। अब यहां पर अगर हम ऐसे लिख दिए लेट्स 1 4 9 16 25, तो क्या ये सीरीज है? हाँ बिल्कुल सीरीज है, क्योंकि हम आगे वाला टर्म देखकर बता सकते हैं। लेकिन क्या ये एपी है? तो नहीं, ये एपी नहीं है, क्योंकि हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग है। इसके बीच में 3 का अंतर है, 9 में से 4 गया, यहाँ पर कितने डिफरेंस है? 5। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 7। तो इसी तरीके से इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 9। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? अलग है। इसलिए ये सीरीज जरूर है लेकिन एपी नहीं है। तो एपी होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसके बीच का कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आई होप आपको एपी और सीरीज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहां से एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, यहां से एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया असर्शन रीजन का क्वेश्चन, कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजन में, कि ऑल एपी इज इन सीक्वेंस, क्या सभी एपी सीक्वेंस में होते हैं? तो हाँ, किसी भी एपी का हम आगे वाला टर्म बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल पे यहाँ 5
10, 15, 20 सबके बीच में डिफरेंस सेम है, इसलिए एपी भी है और सीक्वेंस भी है। लेकिन तो ये हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया ऑल सीक्वेंस इज इन एपी, क्या सभी सीक्वेंस एपी में होते हैं? तो नहीं, सभी सीक्वेंस एपी में नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 ये सीक्वेंस में ज़रूर है लेकिन एपी में नहीं है। तो याद रखिएगा ऑल एपी इज इन सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। ओके, अब आगे समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे और अच्छे से समझते हैं। इन चीज़ों को आप लिखते चलिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम एपी के बारे समझते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो क्या ये एपी में है? पहला हमारा कंडीशन यही है कि हमको पहचानना है कि एपी में है कि नहीं है। अब एपी में होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हर टर्म के बीच का डिफरेंस, जैसे ये इसको टर्म बोलते हैं, ये 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, ये 5th टर्म है। ठीक है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th टर्म है ये, इनके बीच का डिफरेंस। तो 20 में से 10 गया 10। हमेशा उल्टा घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? उल्टा, सीधा नहीं, हमेशा उल्टा, यानी पीछे वाले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 50 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो सबके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये किस में है? एपी में है। आ रही बात समझ में? जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 2√2, 3√2, 4√2, 5√2। क्या ये एपी में है? तो हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी रफ में निकालेंगे। 3√2 में से अगर माइनस कर दे 2√2 तो कितना आएगा? √2 आएगा। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? √2। इसके बीच का निकालिएगा तो भी √2 आएगा, और इसके बीच का निकालिएगा तो भी कितना आएगा? √2। ये सब क्या आ रहे हैं? सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये किस में है? एपी में है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा कि एपी किसको बोलते हैं। एपी के होने के लिए क्या कंडीशन है कि कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपोनेंट को समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको हम लिखते हैं A1, या फिर आप इसको A भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखो या नहीं लिखो बात सेम ही है। इसको हम लिखते हैं A2, इसको लिखते हैं A3, इसको लिखते हैं A4, इसको लिखते हैं A5। यानी कहने मतलब क्या है कि जो A2 है यानी सेकंड टर्म में वो कितना है? 4 है। A3 जो है वो कितना है? 6 है। A4 जो है वो कितना है? 8 है। A5 कितना है? 10 है। इसी तरीके से आगे बहुत सारे टर्म आ सकते हैं इस एपी में, 10 के बाद 12, 14, 16, 18 बहुत सारे टर्म। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म आता है, लास्ट टर्म, उसको हम AN के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? AN के नाम से। यानी जो फर्स्ट टर्म हो गया उसको हम A लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। यानी A2 माइनस A1 जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम क्या लिखते हैं? D लिखते हैं। और D किसके बराबर होगा? A2 माइनस A1। ये जरूरी नहीं कि हमेशा A2 माइनस A1 हो, आप A4 माइनस A3 भी कर दीजिए, A4 माइनस A3 भी कर दीजिए, ये भी डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। A5 माइनस A4 कर दीजिए, ये भी डिफरेंस क्या है? सेम है, क्योंकि इसके बीच में भी कितने का अंतर है? 2 का। इसके बीच में भी 2 का, इसके बीच में भी 2 का, तो सबके बीच में 2 का, तो सारा क्या है? D ही है। ये सारा क्या है? D है, कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में?
ओके, तो इसको लिख लीजिए, आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। जैसे कि एक एपी ले लेते हैं, ऐसे एक एपी ले लिया, ठीक है। अब इसमें जो A1 है इसको हम लिख सकते हैं A+0D। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि D जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो A2 है यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ठीक है। तो ये जो A2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो किसी भी एपी में कोई भी एक टर्म में D जोड़ेंगे तो आगे वाला टर्म मिल जाएगा हमको। D जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? आगे वाला टर्म। जैसे ये 5 है यानी ये A है, A1 है या A है, इसमें अगर D जोड़ देंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। जैसे हमको A3 जोड़ना है, A3 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? A2 में D जोड़ देना पड़ेगा। A2 में D जोड़ दिए। अब A2 क्या है? देखो A2 क्या है? A+D। तो A2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? A+D और प्लस D, तो क्या हो जाएगा? A+2D। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं A4 का, तो A4 क्या है? तो A3 में यानी इस टर्म में D जोड़ देंगे तो आगे वाला टर्म मिल जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है A3+D। और A3 इनडायरेक्टली क्या है? A+2D और प्लस D, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? A+3D। सिमिलरली A5 का बात करते हैं हम, तो A4 में यानी 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। 20 क्या है? A4 है और 5 क्या है? कॉमन डिफरेंस इनके बीच का यानी D। A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A+3D और प्लस D, तो ये कितना हो जाएगा? A+4D। सिमिलरली अगर इस टर्म का बात करेंगे A6 का, तो A6 कैसे निकलेगा? जब हम A5 में D जोड़ देंगे तो A5 में D जोड़ देंगे। अब A5 इनडायरेक्टली क्या है? A+4D, तो A5 की जगह पे क्या लिख दिए? A+4D प्लस D, ये क्या हो गया? A+5D। अब इससे पता क्या चला? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इस चीज़ को देखिए, इसको लिख लीजिए और इसका कंक्लूजन देखिए आप, कि जब हम A1 लिख रहे हैं तो A+0D लिख रहे हैं, है ना? ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम A2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1D रह रहा है। जब A3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर A3, तो क्या रह रहा है? 2D। A4 लिख रहे हैं तो क्या रह रहा है? 3D। A5 लिख रहे हैं तो क्या रह रहा है? 4D। A6 लिख रह रहा है तो क्या हो रहा है? 5D। यानी पता ये चल रहा है कि हम जो टर्म लिख रहे हैं उसमें से एक माइनस करना है। यानी अगर हमको लिखना है A7, क्या लिखना है? A7, तो हम क्या लिखेंगे? A+, इसमें से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6D। आ रही बात समझ में? यानी अगर हमको लिखना है A8 तो क्या लिखेंगे? A+7D। अब ये बात समझ लीजिए अच्छी, ये बहुत आपके लिए आगे हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो हमको लिखना है A21, A21 क्या होगा? A+20D। ये आप याद रखिए, बस आपको धीरे धीरे आगे फील होने लगेगा। अभी फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए, हाँ ऐसे लिखते हैं। यानी अगर हमको लिखना है, यानी इसको लिख लीजिए, यानी अगर हमको लिखना है AK तो हम क्या लिखेंगे? A+K-1 इंटू D। ये क्या लिख दिए सर आप? अरे भाई जब यहाँ पर A7 हो रहा था तुम क्या लिख रहे थे? A+6D लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे? इनडायरेक्टली तुम क्या कर रहे थे? A+7 में से 1 माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो क्या हो गया? A+7 - 1 क्या हो गया? 6D, है ना? यानी जो भी लिखना है, जो भी टर्म लिखना है, क्या करेंगे? उसमें से एक माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक माइनस करके D से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब
5.2 में इसके बारे डीपली कॉन्सेप्ट अभी हम लोग 5.1 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कहीं भी अगर हमको लिखना है A9 तो उसको क्या लिख देंगे A+80, फिर आगे धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए आप कि अगर आपको A और D दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, A और D, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो आप दुनिया का कोई भी AP लिख सकते हो, दुनिया का कोई भी AP लिख सकते हो। इस ऐसे इसको एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि हम बोल दिए कि A जो है वो 3 है और D जो है वो 7 है। A क्या है, D, और A क्या है 3 और D क्या है 7। पहले इसको रफली बना लेते हैं फिर लैंग्वेज में बनाएंगे, पहले रफली बना लेते हैं फिर लैंग्वेज में बना लेंगे। देखिए क्या दे दिया गया यहाँ पर कि आपका A 3 है, यानी फर्स्ट टर्म 3 है, और D क्या है 7। D 7 कहने का मतलब क्या है कि दो टर्म के बीच का अंतर क्या है 7 है, यानी ये 3 है तो अगला टर्म क्या होगा 10, यानी हम D जोड़ते जाएंगे अगला टर्म मिलता जाएगा, फिर अगला टर्म क्या होगा 17, फिर इसका अगला टर्म क्या होगा, फिर इसमें 7 जोड़ दो 24, फिर इसका अगला टर्म क्या होगा, फिर इसमें 7 जोड़ दो 31, इसका अगला टर्म क्या होगा, फिर इसमें 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 38। यानी इससे क्या पता चलता है कि हम लोग को अगर एक A दे दिया जाए और D दे दिया जाए तो हम कोई भी AP लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हम बोल दिए A तुम्हारा 2 है और D तुम्हारा 1 है, या फिर D तुम्हारा 4 है। D क्या है 4। अब पहला टर्म तो तुम 2 लिख दिए, हम पहले टर्म में D जोड़ते हैं, फिर दूसरे टर्म में भी D जोड़ देते हैं, फिर तीसरे टर्म में भी D जोड़ देते हैं, यानी जैसे हम D यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे हमको अगला टर्म मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, 6 में 4 जोड़ दिए 10, 10 में 4 जोड़ दिए कितना आ गया 14, 14 में 4 जोड़ दिए कितना आ गया 18। इस तरीके से हम एक AP लिख दिए। आ रही बात समझ में, ठीक है। लैंग्वेज क्या है इसका, लैंग्वेज क्या है, इसी चीज़ को सेम चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में बनाते हैं। क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, क्वेश्चन सेम है, चल भाई इधर जाके, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग लैंग्वेज में बनाते हैं। देखिए जैसे हमको दिया हुआ था A, तो हमारा ये कौन सा टर्म है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट, तो ये तो A होगा। सेकंड टर्म क्या होगा A+D, यानी ऐसे, और अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा पहला टर्म है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5 और ये है A6। A1 को कैसे लिखेंगे हम, तो A1 तो A ही रहेगा, है ना, यानी ये हो जाएगा 3। A2 को कैसे लिखेंगे, A2 होगा A+D, इसमें से एक घटा देना है D। अब A कितना है हमारा 3 और D हमारा कितना है 7, तो ये हो गया 10। देखो तुम 10 लिखे हो। A3 कितना होगा, तो A+2D, यानी A कितना है हमारा 3, 2 इंटू D हमारा कितना है 7, तो D जगह पे क्या रख दिए 7, तो इसको सॉल्व करोगे 7 2 14, 14 और 3 17, तो तीसरा टर्म तुम्हारा क्या आ गया 17। सिमिलरली A4 को कैसे लिखोगे A+3D, यानी 3+2 इंटू D, 3D है तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो 7 3 21, और 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको लैंग्वेज में लिखते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए वो लोग आगे आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं।
अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। पेशेंस बना के रखिए, घबराना नहीं है आपको बस, ठीक है, क्योंकि एक नया चैप्टर है जो आपको फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके लिए, अब तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट पेशेंस रखना, नहीं आ रहा है लास्ट तक देखते जाइए ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। अब टाइप्स ऑफ एपी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपी देखिए, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। सिंपल सा बात है, जिसमें टर्म जो फाइनाइट होते हैं, इफ टर्म इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे एक एपी लिख दिए 2 4 6 8 10, ये फिक्स है कि इसमें कितने टर्म है, 5 टर्म जिसको हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट एपी हो गया। लेकिन अगर हम लिख दिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, अब ये आगे बढ़ता जाएगा, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट एपी। यानी आपसे बोला जाएगा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट एपी है, होल नंबर इनफाइनाइट एपी है, इवन नंबर इनफाइनाइट एपी है, प्राइम नंबर इनफाइनाइट एपी है। प्राइम नंबर एपी नहीं है, प्राइम नंबर एपी नहीं है। क्यों प्राइम नंबर एपी नहीं है, क्योंकि सबके बीच का, हर प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर एपी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में कॉमन डिफरेंस अलग अलग भी हो सकता है। इसलिए बस जिसमें आप टर्म को गिन सकते हैं वो क्या होता है, फाइनाइट एपी, और जिसमें नहीं गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। इसका दो टाइप और हो जाता है, एक होता है इंक्रीजिंग एपी और एक होता है डिक्रीजिंग एपी। एक होता है इंक्रीजिंग एपी, जैसे 2 4 6 8 10, ये हमारा इंक्रीजिंग एपी है, क्योंकि इसमें टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लिख दें 10 8 6 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग एपी है। क्यों, क्योंकि ये घटते क्रम में है। किसमें है, घटते क्रम में। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 5 7 9 11 30, ये एक ये जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ये एनालाइज करके आया हुआ है, यानी पैटर्न को समझ के आया हुआ है कि आप देखो यहाँ पर कि हम इन दोनों को जोड़ो, 7 3 कितना हो जाएगा, 10, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5। आप किसी भी दो एक्सट्रीम टर्म को जोड़ो, जैसे ये 9 5 कितना हो जाएगा, 14, उसको 2 से भाग दो तो क्या आ जाएगा, 7। 9 और 13 कितना हो जाएगा, 22, उसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 11। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है कि जो मीन टर्म होता है, मीन टर्म वो बराबर होता है सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म अपॉन 2। यानी अगर हमको A3 निकालना है, A3, तो हमको आगे वाला टर्म पता होना चाहिए, यानी A2, और A3 के बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, A4, और उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यानी ये फॉर्मूला फिक्स नहीं होगा कि ये हर चीज़ के लिए, जैसे हर टर्म्स के लिए, जैसे यहाँ पे देख लो A3 प्लस A1 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, A2 के बराबर होगा, है ना। उसी तरीके से A5 और प्लस A3 किसके बराबर होगा, A4 के बराबर होगा, जब उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको कभी भी AP में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, इसको लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, ये मेन फार्मूला, ये तो ऐसे हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगर आ गया ऐसे कि 7 P और 8 ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, और क्वेश्चन बोला
कि बताइए ये टर्म क्या होगा अगर ये एपी में है तो हमको क्या पता होना चाहिए कि जब भी हमको मीन टर्म निकालना है तो हम एक्सट्रीम को जोड़ते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। यानी हमारा पी का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए के 7 13 और बीच में डाल दिए लेट्स के। हम बोलेंगे बताइए के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा अगर ये एपी में है तो अगर ये एपी में है तो इसका ये एक्सट्रीम टर्म को जोड़िए 7 + 13, इसको क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 10। यानी हमारा के का वैल्यू क्या आ गया 10। तो कभी भी हमको अगर दो साइड वाला टर्म पता है तो हम बीच वाला टर्म निकाल सकते हैं, दोनों मीन कॉन्सेप्ट से, यानी दोनों को जोड़ क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी करते हैं, तब तक वीडियो पॉज करके सारी चीज़ों को लिख लीजिए। ओके, अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करते हैं। 5.1 पहले ही वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले हम आपको वर्ड प्रॉब्लम करके डेमोलराइज, मतलब आपको ये नहीं करना चाहते हैं आप तुरंत ये हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। पहले सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन में क्या है कि लिखना है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। जैसे आपको बताया है पहले कि अगर आपको ए और डी पता है तो आप कोई भी टर्म, कितना भी टर्म चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ए जो हमारा है वो 10 है और डी क्या है, डी भी 10 है, तो हमको 4 टर्म लिखना है। यानी A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है। तो आप लैंग्वेज में बनेंगे, ठीक है ना। A1 तो हमारा A होगा, A2 क्या होगा, इसमें से एक घटाओ, 2 में से एक गया, एक यानी 1D। A3 क्या होगा, इसमें से एक घटाओ तो 3 में से एक गया 2, तो A + 2D। ये क्या है A4, तो क्या करेंगे 4 में से एक घटाओ कितना आएगा 3, तो A4 क्या होगा A + 3D। क्लियर है। चलो अब बस वैल्यू रख दो। ए का वैल्यू 10 और यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है, यहाँ पे दिया हुआ है ए का वैल्यू 10 और डी भी 10, तो बस सबकी जगह पर सबका वैल्यू रख दो। 10 + 10 ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। ए + 2D यानी 10 + 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30। सिमिलरली A4 कितना हो जाएगा, तो A + 3D, ये हमारा कितना है 10 + 3 इंटू 10, तो 3 10 30 और +10 कितना हो जाएगा 40। ये हम लिखते हैं। आप सिंपली लिख सकते थे 10 20 30 40, लेकिन आपको ऐसे लैंग्वेज में लिखने का आदत डालना होगा, क्योंकि आगे लैंग्वेज ही लैंग्वेज भरा हुआ है पूरा, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से समझिए। सिमिलरली आप 2 3 4 5 से ऐसे ही बना दीजिए, ठीक है ना, प्लस माइनस का खास ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए आई होप आपको बात समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें 2 नंबर भी करवा देते हैं, ठीक है। 2 नंबर देख लेते हैं। दो नंबर में भी हमको 4D लिखना है, मतलब 4D बोल रहे 4 टर्म लिखना है, इसलिए सिर्फ इसको ही चेंज करते हैं, ये तो वही होगा, ठीक है ना। और हमारा यहाँ पर जो A होगा, A कितना दिया हुआ है -2 और D यहाँ पे 0 दे दिया। देखिए D जो होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, इसलिए D कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप लोग, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं A का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ लिख दे -2। A + D यानी -2 + 0, तो क्या हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। जब इसका कॉमन डिफरेंस ही 0 है, A लिख दिया -2 + 2 इंटू D का वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये भी आ जाएगा -2। A + 3D यानी -2 + 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा -2। यानी ये भी AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 0, हर टर्म के बीच में 0 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही आप 4 टर्म 5 टर्म 10 टर्म जितना भी चाहे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग AP राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एक AP दे दिया है, इसमें वो क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहला टर्म क्या है इसमें
3 है तो ए हमारा हो गया 3, और डी हमारा क्या होता है a2 माइनस a1। क्या सिर्फ a2 माइनस a1 ही हो सकता है? नहीं, a4 माइनस a3 भी हो सकता है, a5 माइनस a4, यानी कोई भी आगे वाला टर्म से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो d आ जाएगा। तो a2 माइनस a1, तो a2 यहाँ पे क्या है 1, घटाना है तो माइनस का साइन और फिर 3, तो d कितना हो जाएगा इसका -2। तो a आ गया 3 और d आ गया -2, सिर्फ इतना ही निकाल देना है, इसमें कॉमन डिफरेंस यानी d। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह सिमिलरली आप बाकी सबको लिख दीजिए। एक और बता देते हैं 2 नंबर, इसमें a हमारा कितना हो जाएगा -5 और d हमारा कितना हो जाएगा तो -1, यानी a2 माइनस a1। माइनस प्लस का खास ध्यान रखना, इसमें माइनस माइनस प्लस, इसका d कितना आ गया 4। इज इट क्लियर? चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कौन एपी है। तो आपको देख लेना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हर टर्म के बीच का चेक कर लें। जैसे इसको देखते हैं तो इसके बीच में कितना गैप है 2 का, इसके बीच में 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, तो इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है ना? जैसे ये दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। अब इनका हमको एपी चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, तो पहले इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 5/2 -2 तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 कितना आ जाएगा 1/2, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1/2। आप इसको एलसीएम लेके माइनस कर सकते हैं। इसके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी 3 - 5/2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 5 गया 1/2। इसके बीच का भी डिफरेंस सेम है, इसका भी चेक कर लेना आपको, है ना। 7/2 -3, 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 1, यानी 1/2। सबके बीच में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो फिर ये क्या है एपी है। अब इसमें से एक दो जो एक्सेप्शनल केस है, यानी इसमें से जो एक अच्छा 2-3 क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे ये दिख रहा है ये क्वेश्चन 10 और 11 है, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये और ये 3 क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है ना। इसको भी एक रूट वाला क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर a 2 a 3 a 4 है, तो ये दिख रहा है कि सब में a जोड़ा जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म बन रहा है, यानी 2a में से a गया तो कितना बचा a, 3a में से 2a गया तो कितना बचा a, 4a में से 3a गया तो कितना बचा a, यानी हर किसी के बीच में a का डिफरेंस है, यानी ये AP है। लेकिन वही यहाँ पर a स्क्वायर a3 a का पावर 4 ये AP नहीं है, a स्क्वायर a3 a4, क्योंकि आप चेक कर लो, इसको माइनस करो तो a स्क्वायर माइनस a आएगा, इसको माइनस करो तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर आएगा, इसके बीच में माइनस करो तो a4 माइनस a क्यूब आएगा, यानी सेम नहीं। यानी आप a कॉमन भी ले लें, यहाँ आ जाएगा a -1, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा a -1, यहाँ पे a क्यूब कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा a और यहाँ बचेगा -1। बट यहाँ पर सब ये अलग अलग है, इसलिए ये AP, ये नहीं कि अंदर वाला देख लिए a -1 a -1 a -1, बाहर वाला भी तो देखना होगा हमको ना, सब सेम होना चाहिए ना, है ना। तो इसलिए ये AP नहीं है, इसलिए इसको आप AP नहीं, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है, ये सीरीज सीक्वेंस जरूर है लेकिन AP नहीं है, सीक्वेंस में है ये, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन। ये आपको थोड़ी देर के लिए देख के लगेगा कि AP में नहीं है, लेकिन ये AP में है। अब देखते हैं, जैसे ये √2 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये इसको लिख सकते हैं 4 × 2, यानी 4 2 ज़ा 8, 4 के बदले बाहर आ जाएगा क्या 2√2। सिमिलरली 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 9 के बदले क्या बाहर आ जाएगा 3√2। सिमिलरली 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 के बदले बाहर क्या आ जाएगा 4√2। तो ये जो हमारा है AP है, क्योंकि यहाँ √2 है, इसमें एक √2 जोड़े तो 2√2, फिर इसमें एक जोड़ दिए तो 3√2,
फिर इसमें एक जोड़ दिए तो 4√2, यानी सब में √2 जोड़ते जा रहे हैं तो एक हमारा AP बन जा रहा है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह बाकी क्वेश्चंस भी है, सबको आपको कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा ये AP में है, ठीक है, तो इसको माइनस कीजिए, 3 + √2 में से माइनस कीजिए 3 से 3 कैंसिल, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, √2। अब रैंडमली इसके बीच का निकाल के देख लीजिए, 3 + 3 √2 माइनस हटाना है तो उसको करना होगा ब्रैकेट 3 + 2 √2, तो सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 + 3 √2 -3 + 2 √2, ये हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 √2 और 2 √2, यानी 3 √2 में से 2 √2 किया तो क्या बचा, √2, यानी सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, √2, इसलिए ये भी क्या है, AP में है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी है क्या, ये सब AP में है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। अच्छा ये स्क्वायर है, क्यूब है, ये सब स्क्वायर में लिखा है तो इसको आपको ब्रेक डाउन कर लेना है। क्या कर लेना है, ब्रेक डाउन। जैसे ये 1 है, ये 25 है, ये 49 है और ये 73 है, तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 24 का। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 9 में से 5 गया 4 में से 2 गया 2, इसके बीच में 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बच जाएगा 6 में से 2 गया 2, तो सब में 24 आ रहा है, तो ये भी क्या है, AP में है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे देख के सीधा बता दिए AP में है कि नहीं, तो आपको थोड़ा क्या कर लेना होगा, सिंप्लीफाई भी कर लेना होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन nth टर्म का है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग स्टार्टिंग में छोड़ के आए थे उस पर चले आते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कौन AP में है, कौन AP में है नहीं है और क्यों नहीं है। तो अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए AP में है, अगर AP में नहीं है यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए AP नहीं है। सिंपल सा बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना है। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो AP में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं, पहले बोल रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 किलोमीटर 15 रुपया पहले टैक्सी का लग रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है ना, लिख रहा है ना 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया लग रहा है, एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी हर आगे का जितना किलोमीटर जाना है सब में क्या होता जाएगा, 8 ऐड होता जाएगा। यानी पहला 15, फिर 15 8 कितना हो जाएगा 23, फिर 23 अगला किलोमीटर का फिर 8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 31, फिर 8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 39। तो ये फिर हमारा क्या हो गया, AP हो गया, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 है। आ रही बात समझ में। सिमिलरली आप 3 4 को भी चेक कर सकते हैं, आसान है, बट 2 आपको हम बता देते हैं एक बार। देखिए 2 क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ने क्वेश्चन क्या बोला कि जब हम एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है, एयर प्रेजेंट है उसमें, कुछ एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर प्रेजेंट है, जब उसमें वैक्यूम करते हैं, ठीक है ना, वैक्यूम करते हैं, मान लो पंप ऐसे दबाते हैं तो उसमें जितना भी उसमें एयर है उसका 1/4 निकल जाता है, ठीक है। फिर जो बचा होता है फिर दोबारा पंप करते हैं तो फिर उसका 1/4 निकल जाता है, फिर उसको पंप करते हैं तो जो बचा हुआ रहता है उसका 1/4 बार बार निकलता जा रहा है। तो क्या ये AP में है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये सिलेंडर लेट्स, इसमें मान लेते हैं X एयर है, इसमें एयर कितना है X,
तो फर्स्ट केस में वैक्यूम किया जाएगा तो 1/4 निकल जाएगा। तो टोटल x है, इसका 1/4 निकालने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी पहले केस में कितना से गैस निकल जाएगा, कितना एयर निकल जाएगा, x/4। तो बचेगा कितना, तो लेफ्ट एयर बचेगा कितना, टोटल कितना है x, उसमें से इतना निकल गया तो इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4x, फिर यहाँ माइनस x, तो क्या आ जाएगा 3x/4। यानी पहले इसमें गैस x था, वैक्यूम करने के बाद फिर कितना बचा 3x/4, ठीक है। फिर सेकंड केस में फिर इसको पंप किया गया तो उसमें कितना गैस है 3x/4, वैक्यूम किए तो फिर 1/4 निकल गया तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना हो जाएगा 3x/16। बचा कितना सेकंड केस में लेफ्ट एयर, तो इतना था और इसमें से माइनस कर दिए 3x/16 को, क्योंकि ये निकल गया। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 16 जा 16 तो ये हो जाएगा 3x। ये कितना हो जाएगा 12 में से 3 चला गया 9, तो आ जाएगा 9x/16, यानी कितना बच गया 9x/16। आया कुछ समझ में? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहले उसमें x गैस था, वैक्यूम किए 1/4 निकल गया, तो x गैस था, x इसमें था गैस, 1/4 वैक्यूम किए यानी x/4 निकाल दिए, तो बचा कितना, तो जितना था उसमें से माइनस कर दिए तो कितना आ गया 3x/4, ठीक है। अब 3x/4 उसमें गैस है, फिर वैक्यूम किया गया तो फिर 1/4 निकल गया, ये क्या हो गया 1/4 निकल गया। तो फिर इसको किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट निकालने के लिए क्या करना रहता है, उसको मल्टीप्लाई। तो मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, हम बोलेंगे हमको, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, हम बोलेंगे हमको 3/5 दे दो, तो 3/5 से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, मैंने तो हमको कितना दोगे 60 रुपीज़। सिमिलरली किसी का पार्ट निकालने के लिए क्या करना रहता है, हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। अब ये हमारा एक एपी बन गया, अब चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, क्योंकि एक अभी चेक करना होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, इसके बीच का डिफरेंस, अरे इसके बीच का डिफरेंस निकालिए और इसके बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर सेम आएगा तो एपी होगा और नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। ओके, तो वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम एक एक बता दिए, बाकी सब आप उसमें से बना लीजिए। अब 5.1 से रिलेटेड कुछ हॉट क्वेश्चंस कर लेते हैं कि 5.1 से कुछ हॉट क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ जो लिखा है 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/p। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, है ना, तो हम क्या कर लेंगे a2 - a1 कर लेंगे, या फिर a3 - a2 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं a2 - a1, तो यानी 1 - p/p में से माइनस कर देंगे किसको 1/p को, इसका एलसीएम कितना आएगा p, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - p और ये हो जाएगा -1, ये -1 + 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा -p/p, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -1। यानी इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है -1 है। चाहे कुछ भी यहाँ पर है, आपको क्या कर लेना है, आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को क्या कर लेना है माइनस कर लेना है। और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि p - 1 p + 3 और 3p - 1 आर इन एपी, यानी बोल दिया कि ये जो तीनों है p - 1, p + 3, 3p - 1, ये एक एपी में है। तो बताइए p का वैल्यू क्या होगा, बताइए p का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमको पता है कि कॉन्सेप्ट जो होता है कि एक्सट्रीम टर्म को, यानी a1 a2 a3 है कोई, तो अगर a3 और a1 यानी एक्सट्रीम टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो आता हमारा क्या है मीन टर्म, बीच वाला टर्म आता है। इस हिसाब से इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं p - 1 + 3p - 1 और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आना चाहिए p + 3,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3p और 1p कितना हो जाएगा 4p, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2/2 इज इक्वल टू p+3। यहाँ से हम कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 4p - 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p + 6। सेपरेट करेंगे, इधर आ जाएगा -2p, यहाँ 6 -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p, और ये हो जाएगा कितना 8, 2 4 = 8, तो p का वैल्यू कितना आ गया 4। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको ये मीन वाला याद रखना है, ठीक है ना। अगर कंसेक्यूटिव एपी बोल दिया तो एक्सट्रीम को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो मीन वाला वैल्यू आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पी क्यू आर इन एपी, यानी पी क्यू आर जो है वो एपी में है, देन इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, ये एपी के लिए। तो देखते हैं, देखिए बोल रहा है पी क्यू आर एपी में है, यानी p प्लस इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं पी क्यू आर एपी में है। तो मीन के कॉन्सेप्ट से कि जो हमारा एक्सट्रीम टर्म का सम होगा उसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा q के बराबर आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो पी आर और ये हो जाएगा 2q, थोड़ा और इधर ला लेंगे तो p + r - 2q इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं p + r + -2q इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं। हाँ सर, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक 9th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको याद हो कि a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc होता है, ठीक है ना। ये अगर नहीं आते तो आप इसको याद कर लीजिए कि अगर इसमें ये कंडीशन होना चाहिए कि a + b + c इज इक्वल टू 0 दिया हो, तब ये अगर दिया हो तब हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p + r + -2q बराबर क्या दिया हुआ है 0, क्योंकि हम सॉल्व करके ला दिए क्या यहाँ पे 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p³ यानी a³ b³ यानी r³ और c³ यानी -2q का क्यूब। ये किसके बराबर होगा 3 × a यानी क्या p, b यानी किसकी जगह पे है r, और c यानी -2q। ये हो जाएगा p³ + r³ इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -8q³ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा -3 × 2 = 6 p/r³। यानी हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था p³ r³ -8q का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा -6p³r। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ये आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए कि इफ अगर a + b + c अगर 0 के बराबर है तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों का सम क्या है 0 है, इसलिए हम यहाँ पर ये आइडेंटिटीज अप्लाई कर पाए, अगर नहीं रहता तो नहीं कर पाते। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन। क्लास 10th आप सोच रहे होंगे अचानक से स्मार्ट बोर्ड से कॉपी पे कैसे आ गए। कुछ क्वेश्चन छूट गया था, है ना। कंटेंट जो कंटेंट बनाता है उसको हम दिए थे, वो छोड़ दिया है। अब मैं घर पे आ गया हूँ और इधर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए इस 3 क्वेश्चंस की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इन तीन क्वेश्चंस को हम कॉपी पे ही आपको समझा देते हैं। समझने से मतलब है कॉपी हो या स्मार्ट बोर्ड हो। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर दिस 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP, यानी बोल रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा कि ये तीनों AP में हो जाए। तो अगर 2p + 1 और 13 और 5p - 3 अगर ये AP में, इसको हम चाहते हैं कि AP में हो, तो इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस सेम होगा। यानी अगर इसको हम मानते हैं A1 A2 और ये A3, तो A2 - A1 करते हैं और इसमें A3 - A2 करते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा बराबर। तो A2 क्या है यहाँ पे 13 माइनस ब्रैकेट देंगे, क्योंकि 2 टर्म है इसमें, इसलिए माइनस करते समय हम ब्रैकेट देना होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे 5p - 3, इसमें से इसको
माइनस कर देंगे -13। तो ये 13 माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे 2p -1 इज इक्वल टू 5p, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -16। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2p, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 5p -16। इसको सेपरेट p को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -7p, और ये हो जाएगा -28। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 4 ज़ा 28, तो p का वैल्यू क्या आ गया 8। तो जब भी अगर आपको कोई ऐसे 3 टर्म दे दे और बोल दे कि ये AP में है या इसको AP में हम चाहते हैं, तो p का या k का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिए कि हमेशा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर होगा, यानी दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। यानी हमको ये दिया हुआ है कि इसमें से इसको माइनस करने पे 84 आता है, तो D का वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम थोड़ा देर पहले ही बताए हैं कि A21 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 20D, इसमें से एक माइनस करके लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस है तो ये ब्रैकेट देना होगा। A7 को क्या लिख सकते हैं, A + 6D इज इक्वल टू 84। तो A + 20D, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -A - 6D इज इक्वल टू 84। यहाँ A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। 20D - 6D कितना हो जाएगा, 20 में से 6 गया तो 14, 14D इज इक्वल टू 84, 14 छक 84, तो D का वैल्यू क्या आ गया 6। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन व्हाट इज 10th टर्म। यानी बोल रहा है कि यहाँ पर जो A का वैल्यू है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो दे दिया है कि वो P है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो दे दिया है आपका Q, तो 10th टर्म क्या होगा। तुमको पता है कि A10 को हम क्या लिखते हैं, A + 9D, इसमें से एक माइनस करेंगे और लिख देंगे A + 9D। A को हम क्या लिखेंगे P + 9, और D हमारा क्या है Q, तो ये हो जाएगा P + 9Q, हमारा A10 ये हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस के लिए हमको कॉपी पे सॉल्व करके बताना पड़ा ताकि मिस ना करें, और वीडियो अपलोड करना ज़रूरी था आज, है ना। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि डालिए, तो ये 5.1 है, 1 हो गया है। 5.2 हम कल अपलोड करेंगे, तब तक इस 5.1 के जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।